चलिए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए, वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। वह इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए, बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था। 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो आज आजमगढ़ के विकास की एक धुरी बन चुकी है, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज आजमगढ़ वासी जब यहां से राजधानी लखनऊ के लिए जाता है तो मात्र 2 घंटे की दूरी में वह उन्हें लखनऊ पहुंचाने का कार्य कर। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। कभी आजमगढ़ माफियाओं का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब आजमगढ़ में संभावनाओं की कोई कमी नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वांचल के दौरे पर है। ये बेहद ही खास है। वाराणसी दौरा और आजमगढ़ दौरा और प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात, एयरपोर्ट की सौगात, इसके कई सारे सियासी मायने हैं। समझेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजीव शर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। देखिए, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूर्वांचल दौरा बेहद ही कई मायने में बेहद ही खास है। आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और वाराणसी जैसा कि उनका संसदीय क्षेत्र है। और कभी आजमगढ़ आपने देखा एक ऐसी छवि वहां कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में वो कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते पर आजमगढ़ बहुत आगे है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर आपका क्या विश्लेषण है और खासकर पूर्वांचल बेल्ट को लेकर बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल जो अपना दौरा शुरू किया था और उनकी भाव भंगिमा थी, उसको ही देख करके समझ जाना चाहिए था कि आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। कल जो बाबा विश्वनाथ के दरबार से आगे बाहर निकले तो उनके हाथ में त्रिशूल था और उन्होंने त्रिशूल दिखाया। तो एक इनकी आध्यात्मिक संदेश था प्रगति को, आधुनिक प्रगति को लेकर के, कि वहां हम आध्यात्मिक भी हैं और प्रगतिवादी भी हैं। और आज जाकर के उन्होंने सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का सुहेलदेव यूनिवर्सिटी दी है आजमगढ़ को। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी परियोजनाएं दी हैं। और मैं जहां तक मेरी जानकारी है,
कि वो उन्होंने जो है जो कई हजार करोड़ की परियोजनाएं आज आजमगढ़ को सौंपी हैं। इसमें 5,000 किलोमीटर से ज्यादा के सड़कों का लोकार्पण किया गया है। अब आप ये देखिए कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का सीतापुर से, शाहजहांपुर से, गाजीपुर से, प्रयागराज से, इनसे सीधा और ये चक्री शामली से होते हुए ये पानीपत तक ये जाकर के इन्होंने आजमगढ़ को जोड़ दिया है। आजमगढ़ को विकास की धारा से सीधे सीधे जोड़ा है। और ये भले से ही प्रधानमंत्री ये कह रहे हो कि हम पिछली बार जब आए थे तब हम चुनाव की खातिर नहीं आए थे, हम विकास की खातिर आए थे, लेकिन इस समय आप देखिए चुनाव आसन है, चुनाव के किनारे आप खड़े हुए हैं, तो इसका लाभ तो पूर्वांचल की राजू जी कहीं अगर ये कहे 21 जिले, राजू जी अगर ये कहे 21 जिले 26 लोकसभा सीटें एक साथ यहीं से साथ दिए आजमगढ़ से, क्या अतिशयोक्ति होगी? मैंने अभी आपको जिक्र किया कि केवल यहाँ से नहीं, यहाँ से प्रयागराज हो गया, रायबरेली हो गया, चक्री हो गया, शामली हो गया, पानीपत, मतलब वो पूर्वांचल ही नहीं, पूर्वांचल के साथ साथ उन्होंने पश्चिमांचल को भी जोड़ लिया और हरियाणा को भी जोड़ लिया। तो प्रधानमंत्री तो शब्दों के जादूगर हैं, कलाकार हैं, कुछ लोगों ने अवतार कहते हैं, लेकिन मैं उस बहस मुहावजे में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं उसकी सोच वहां से शुरू होती है जहां उनके प्रतिद्वंदी की सोच बंद हो जाती है। आजमगढ़ के केवल एक आज के कार्यक्रम से उन्होंने एक साथ कई जिलों को नहीं, पूरे कई प्रदेशों को उन्होंने जोड़ा है और इसका असर वहां की लोकसभा पर। मनीष अग्रवाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो विकास यात्रा है ना, अब वो इस देश में रुकने वाली नहीं है। चाहे कोई चुनाव हो, अगले 5 सालों के चुनाव में मुझे ऐसा कोई बदलाव होता नहीं दिखता। आप कल देखिए, जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे, प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा जो थी वाराणसी में, वो लग रहा था कि वो चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, वो बस लोगों से मिलने और बताने आए कि देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज आप देखिए आजमगढ़ से जो उनका संबोधन है, पहले वो जिले जो है गुंडे बदमाशों के नाम से जाने जाते थे, आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वहां सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। तो विकास खैर भाजपा लेके चल रही है, इसका कोई भी जवाब विपक्ष के पास नहीं है, क्योंकि उन्हें हर चीज इलेक्शन से जोड़ना है। अगर आज जो प्रोजेक्ट्स ओपन हो रहे हैं, जैसे लखनऊ का एक एयरपोर्ट का टर्मिनल आज ओपन हुआ है, ये क्या आज से बना है? लेकिन लॉजिस्टिक्स में जो ये सपोर्ट लखनऊ को देगा और व्यापार में जो ये सपोर्ट लखनऊ को देगा, उसका कोई परिमाप नहीं है। तो मुझे लगता है बीजेपी, प्रधानमंत्री और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा लेके निकली है, उस पर विपक्ष की सारे दांव पेच फेल हो जाएंगे और भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के साथ लेके आएगी चुनाव में। बिल्कुल। राजू जी, एक बात यहां से विकास की जब बात हो रही है, मनीष जी ने कहा, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। देखिए, हमारे साथ सुगमता से यात्रा जो है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, अब वायु मार्ग में सबसे ज्यादा अब जो है डेवलपमेंट किया जाए। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे कितने सारे अब एयरपोर्ट्स हो गए, यानी कहीं न कहीं ये सरकार बेहतर समझती है कि लोगों के पास वक्त नहीं है। हम 2047 तक अगर हमें वास्तव में विकसित भारत की तरफ बढ़ना है, बनना है, तो हमें तेजी से आवागमन के साधन बढ़ाने होंगे। अच्छा, इस सौरभ जी आप बताइए, कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जो है वो 4-4, 5-5 एयरपोर्ट हो सकते हैं? नहीं सोचा था। लेकिन अब आप देखिए, दिल्ली में एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, अलीगढ़ से फ्लाइट शुरू हो गई है छोटे विमानों की, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और आप बनारस, आप ये समझिए कि एकदम एयर कनेक्टिविटी से बिल्कुल जोड़ दिया गया। इधर गाजियाबाद भी है, गाजियाबाद, बरेली, तो आप ये समझिए कि पूरे देश को ना केवल रोड के जरिए बल्कि हवाई यात्रा के जरिए भी प्रधानमंत्री ने जोड़ दिया है। और चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी भी उतनी ज्यादा जरूरी है। और अभी जो पिछले दिनों जो एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे और उन्होंने करोड़ों रुपए का यह इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसको देखते हुए बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी जी वो ज्यादा होनी चाहिए कनेक्टिविटी, तो वो यहाँ बढ़ रही है। और निश्चित रूप से अब इस समय भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री कितना ही कहे कि ये चुनाव के लिए, लेकिन वो एक चुनाव नहीं,
वो 29 के चुनाव की तैयारी, 29 के बाद में 34 के चुनाव की तैयारी, वो सारी तैयारियां अभी से करके चल रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कोई ये कह सकता है कि हम बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नहीं, ये देश में होते हुए विकास की धारा को देखते हुए शब्द बयां किए गए। बिल्कुल मनीष जी, देखिए एक सवाल जैसा कि मैंने राजीव जी से पूछा, ये विकास के रोल मॉडल की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश खासकर, कि अब देखिए परिवहन मंत्रालय की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे, कई सारे एक्सप्रेस वे हमारे साथ हैं, और फिर इसके बाद हवाई कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं, रेल मार्ग, वायु मार्ग, इन मार्गों के सुदृढ़ होने से, मजबूत होने से आपको लगता है कि निवेशक और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल में अट्रैक्ट होंगे और वो आएंगे, क्योंकि अभी आपने इन्वेस्टर समिट देखा और आपने करीब से समझा उसको। देखिए, मैं उस इन्वेस्टर समिट का पार्ट था। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय रेल, रोड, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में है। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, और 5वां जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। अब भारत में वाटर मार्ग पे भी काम हो रहा है, वाराणसी से हल्दिया तक, बंगाल तक जो है पानी के जहाज जा रहे हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये जब ट्रांसलेट होता है, प्रोडक्ट जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्ट कम होता है, प्रदूषण कम होता है, लागत कम होती है, इसका ऑल राउंड डेवलपमेंट आपको दिखता है। आज आप देखिए, अभी जो इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश धरातल पे उतरा है। इतने बड़े निवेश के इन्वेस्टर समिट पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में कहीं भी नहीं होते। तो भारत में जो विकास की रफ्तार है, वो भाजपा को मालूम है कि यूपी से ही उस विकास का द्वार और केंद्र की सरकार का द्वार जाएगा, इसलिए सारे विकास का फोकस है। रिलीजियस टूरिज्म जो एक नया हब डेवलप हो रहा है यूपी में, उसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि ये भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री का शेप ले सकता है, कि उद्घाटन के बाद राम जन्मभूमि में 1 महीने में 25 करोड़ लोग आते हैं दर्शन करने। तो क्या ये रिलीजियस टूरिज्म भी एक बिजनेस की तरह एक्टिवेट नहीं हो रहा है? ऐसे मॉडल्स जो अभी तक अछूते थे, उन पे विचार करा जा रहा है, उनको क्रियान्वित करा जा रहा है, धरातल पे लाया जा रहा है। रेल रोड मार्ग की सुरक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है। आज आप देखिए, आज की खबर है कि सारे जितने भी हाईवे है, सब पे ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। तो ये ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए बनाए जा रहे हैं, कि उन्हें चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे लगता है सौर ऊर्जा पे जितना काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, शायद ही भारत में कहीं हो रहा हो। सबसे ज्यादा निवेश जो इन्वेस्टर समिट में आया था, वो सौर ऊर्जा पे आया था, जबकि सौर ऊर्जा के लिए उत्तर प्रदेश अछूता रहता था, क्योंकि इस राज्य में सूर्य की अवेलेबिलिटी, ट्रॉपिकल सन की अवेलेबिलिटी थोड़ा कम मानी जाती है। लेकिन आज आप देखिए, निवेश के हर आयाम में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और इसमें जो है एक दृढ़ निष्ठा भी है और एक लॉन्ग टर्म प्लान है। पहले जो हाईवेज बनाए जा रहे थे, आज उनकी ओपनिंग हो रही है। पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे थे, आज उनकी ओपनिंग हो रही है। तो इसका मतलब जो वादे पिछले चुनाव में करे गए थे, वो आज धरातल पे आ रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस विकास की रेल का कोई सामना करने वाला अगले चुनावों में दिखता नहीं है। बिल्कुल राजीव जी, चलिए हम केंद्रित रहते हैं पूर्वांचल के तरफ ही, क्योंकि हमने अभी आपने पूरे उत्तर प्रदेश का आपने लोगों ने एनालाइज किया, लेकिन आज का विषय जो है वो पूर्वांचल इसलिए केंद्रित हो जाता है कि वहां से ही सबको संदेश देने की कोशिश की गई कि यही पूर्वांचल जो कि देश को 5 प्रधानमंत्री दे चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की धरती से जो है सांसद हैं, वाराणसी से, फिर वो प्रधानमंत्री है, और यहां पर निषाद पार्टी, चौहान जातियां, तमाम जातियां हैं। आप बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या देखते हैं पूर्वांचल में, जो वास्तव में बीजेपी को फाइट करना है, क्योंकि इतना आसान तो लड़ाई है नहीं। देखिए, जो बीजेपी को चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, उनका जवाब वो जातिगत राजनीति से नहीं, वो विकास की राजनीति से दे रहे हैं। और आज आपको जानकारी है कि इसमें 34,676.93 करोड़ की 782 परियोजनाएं आज चालू हो रही हैं, यहाँ से आजमगढ़ से। और आप ये देखिए, इसमें रेल भी है, एयर भी है, रोड भी है। अच्छा, आप ये बताइए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रोड। अगर आप किसी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो आपको सड़कें चाहिए, आपको रेल चाहिए, आपको हवाई जहाज चाहिए। इसके साथ साथ वहां पर आपको पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको अच्छा अस्पताल चाहिए। और जब ये सारी चीजें आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां आता है, तो वहां रोजगार भी बढ़ता है। और आदमी को क्या चाहिए? आदमी को चाहिए 2 जून की रोटी, जो उसे आराम से मुहैया हो। और दूसरी चीज एक और भी है, जो ये पूर्वांचल में जो इस समय प्रधानमंत्री ने जो ये 34,676 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की हैं,
ये पलायन को अच्छा भी राजीव जी, रोकेगा। अभी कुछ दिन पहले ये आप चर्चा में मेरे साथ जुड़े थे और मैं आपसे चर्चा कर रहा था सीट बंटवारे को लेकर। जब 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो 51 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश को पहले ही जारी कर दिया, यानी 29 सीट पर ही कवायद अब करनी है। यानी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। 51 लोगों को अब ये पता है, आश्वस्त हो गया कि नहीं साहब, अब हमको तन मन धन यानी पूरी तरीके से हमको जुट जाना है कि मेहनत करना है, ग्राउंड पे जाना है। यानी बीजेपी पहले ही पत्ते खोल दे रही है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, संशय न रहे। तो ये कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक लोगों में एक फ्री हो जाते हैं लोग कि नहीं हमको करना है, उनको एक जिम्मेदारी महसूस होने लगती है। मानते हैं आप? अब हमको बिल्कुल, ये बीजेपी अपने दम पर 370 लाने के लिए हर कोशिश कर रही है। एनडीए को 404 प्लस, 400 प्लस नहीं, 404 प्लस, वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सारे काम कर रही है। ये जितनी भी सारी चीजें हैं, हम भले से ये कह दें कि साहब ये केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा विजन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी ने अभी 1-2 दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि जहां लोग सोचते नहीं है, मैं उससे आगे सोचना शुरू कर देता हूं। ये वो उनकी ये सोच उनके कार्य में दिखाई दे रही है। आप ये देखिए, चुहेलदेव के नाम से यूनिवर्सिटी का आज वहां पर लोकार्पण होना, और एक एयरपोर्ट का आधारशिला रखा जाना, ये बहुत बड़ी चीज है। अब बनारस के बगल में आजमगढ़ में एयरपोर्ट होगा, उधर प्रयागराज में एयरपोर्ट है, कानपुर में एयरपोर्ट है, लखनऊ में एयरपोर्ट है। तो इस तरीके से वहां पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोग उसी को वोट देंगे जो उन्हें 2 जून की रोटी मुहैया कराएगा। बिल्कुल, ठीक है। 5 साल के लिए नहीं, ये 5 साल के लिए नहीं, ये आगे 50 साल का रोड मैप। मनीष जी, मेरा सवाल ये देखिए, सत्ता में रहना और या देश को चलाना, हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत रहेंगे तभी एक लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो बना रहता है और तभी जो है चीजें सही हो पाती। अब विपक्ष को कहां खड़ा पा रहे हैं बीजेपी के सामने में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे आज हम लोग पूर्वांचल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इतनी देर में कहीं भी पूर्वांचल के डिस्कशन में विकास के अलावा कोई बात नहीं आई। और पहले पूर्वांचल जो एक अलग तरीके की छवि से पहचाना जाता था, तो आज ये जो भाजपा उस छवि का बदलाव कर रही है ना, विपक्ष इसीलिए इस पे खड़ा नहीं उतर पा रहा, क्योंकि विपक्ष कभी छवि का बदलाव नहीं करता था। विपक्ष अपने एक MY ट्रेंड या एक विशेष जात को लेकर चलता था कि ये हमारे साथ रहेगी, हम इसके वोट के बल पे चुनाव जीतते रहेंगे, क्योंकि 20, 25, 30% से सरकार बन जाती थी। लेकिन आज भाजपा ने जो पिछले चुनाव में 224 सीटें 50% के वोट से ज्यादा जीती, और मैं आपको 370 के फिगर के बारे में बताता हूँ कि 303 सीटों पे जीती थी और 72 सीटें ऐसी थी जिसपे भाजपा सेकंड आई थी। उसी आकलन से वो 370 सीट का फिगर दे रहे हैं। तो विपक्ष के पास ग्राउंड पे वर्किंग करने के लोग नहीं है, आज भी उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, आज भी उनके पास कोई कार्यप्रणाली नहीं है, उनके पास कोई ऐसा लिखित में एजेंडा नहीं है कि हम आएंगे तो हम ऐसा क्या करेंगे जो भाजपा नहीं कर पाई। वो ये कहते हैं रोजगार नहीं मिला, लेकिन रोजगार कैसे मिलेगा ये तो बताना पड़ेगा। आपको सिर्फ फिगर से काम नहीं चलेगा। आज के लोग जो है डोनेशन, चैरिटी से काम नहीं दिलाना चाहते कि आप आके हमें ये मदद कर देंगे, वो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं सामने। आज लखनऊ से कुछ ऐसी जगह है, चित्रकूट वगैरह, जहाँ की फ्लाइट 1000 रुपए के टिकट के साथ शुरू हो रही है। तो मुझे लगता है कॉमन आदमी इसको अफोर्ड कर पाएगा, इन चीजों से ना वो अपने आप को सुदृढ़ कर पाएगा, उसकी जनरेशन उसमें चेंज आएगा। मनीष जी, कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे लोगों का ये ख्वाब होता है कि बहुत ऐसे गरीब लोग हम भी हवाई यात्रा करें, लेकिन हवाई यात्रा इतना महंगा होता है और जो यात्रा पूरा नहीं कर पाते। 1048 अभी मैं पढ़ रहा था और जैसा कि आप बता रहे 1048 रुपए में आप जा सकते हैं। यानी कहीं न कहीं जो आम जनमानस की वो धारणा है, एक अंदर एक रहता नहीं कि नहीं साहब मैं भी बैठूं और देखूं, वो कहीं न कहीं पूरा हो जाए। जाइए आप कर लीजिए यात्रा, किसने आपको मना किया हवाई जहाज से कैसी यात्रा करते हैं? जी, देखिए ऐसा लगता है ना, सामान्य जनमानस जो है अपने आप को हर चीज से जोड़ पा रहा है। और 1048 रुपए ऐसा फिगर है कि कल को कोई बीमार होता है, किसी को इलाज कराने बड़े शहर जाना है, तुरंत जाना है, तुरंत जाने की आवश्यकता है, तो वो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। ये जो ऑलराउंड डेवलपमेंट आ रहा है ना, जैसे आपने देखा होगा अभी GDP के फिगर्स आए हैं लास्ट क्वार्टर के, 8.4%। वर्ल्ड में ऐसी ग्रोथ कहीं नहीं दिख रही है। पूरा वर्ल्ड आज निवेश करना चाह रहा है। हमारी जिन लोगों से बात होती नहीं, आज दुनिया का हर आदमी पूछता है, अयोध्या को मैप पे ढूंढता है, कहता है उत्तर प्रदेश कहाँ है, हमें वहां जाना, हमें वहां चीजें एस्टेब्लिश करनी है।
तो बड़ा उत्साह फील बिल्कुल। होता है, बड़ा अंदर फील होता है जब हम यूपी के लोगों को पूछा जाता है। पहले यूपी के लोग बाहर जाते थे तो उनकी छवि क्या होती थी, आज हम लोग ठीक नौकरी है। करने पहले दिल्ली तो ठीक है। मुंबई जाते थे, आज दिल्ली मुंबई के लोग नौकरी करने उत्तर ठीक। प्रदेश आ रहे हैं। राजीव जी देखिए, आप भी पूर्वांचल से आते हैं, मैं भी पूर्वांचल से आता हूं, तो दिल पे एकदम हाथ रख के कहिएगा कि क्या वास्तव में आपने वो महसूस किया, वास्तव में कितना परिवर्तन हो गया? किसी की तारीफ नहीं, कुछ नहीं, जो आपने महसूस किया उसको बताइए। मैंने महसूस किया है विकास की धारा बह रही है और आगे आने वाले 10-20 साल नहीं, 50 साल 100 साल के लिए लोगों के रोजी रोजगार का साधन यहां हो रहा है। यह पलायन रुकेगा। अब हमें आकर के भाग करके दिल्ली के या मुंबई का रास्ता नहीं, मुंबई और दिल्ली के लोग पहुंचेंगे यूपी पूर्वांचल। और दूसरी एक चीज बता दूं, आपने पिछली बार पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि बीजेपी के लिए चुनौती क्या होगी, तो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जब हमें सब चीज हरा हरा दिखाई देने लगता है, हम पेशेंट हो जाते हैं, हम खुशगवार हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बीजेपी तो जीत ही जाएगी। तो खाली इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए। अगर हम अगर कृतज्ञ हैं किसी के लिए तो उसका हमें बदला देना होगा, वोट बढ़ करके करना होगा। ऐसा ना हो कि इस खुशहाली में रह करके हम लोग वोट करने ना जाएं। एक ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, ये बीजेपी के सामने भी होगी, बीजेपी के समर्थकों के सामने भी होगी बिल्कुल। कि मैक्सिमम वोट आने वाले जो लोकसभा बिल्कुल। है उससे बढ़कर के की जाए। और ये चुनौती बहुत बड़ी और सीरियस है सर। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े चर्चा में। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में हमने समझा इस पूर्वांचल की धरती से कई सारे संदेश देने की कोशिश। 21 जिले हैं पूर्वांचल में, 26 लोकसभा सीटें आती हैं पूर्वांचल में। और उत्तर प्रदेश की इस समय बात करें तो भारत में जितने भी राज्य हैं, सबसे ज्यादा अगर एयर कनेक्टिविटी सबसे अच्छा किसी का है तो उत्तर प्रदेश में है। अब आपने हाल ही में सुना होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले कहते थे ये उत्तम प्रदेश है, अब कहते हैं उद्यम प्रदेश। यानी बिजनेस को कितना तरजीह दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्वेस्टर समिट लेकर, फिर हवाई कनेक्टिविटी लेकर। जनता सब समझ रही विकास का मॉडल क्या है, विकास के मॉडल को किसने पेश किया, चाहे कोई भी सरकार हो, ये जनता से छिपा नहीं है और कोई बढ़ा चढ़ाकर कह नहीं सकता। जो हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं, वही हम कहते हैं।